केमिस्ट्री 11.1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चन, ये हमारी क्लास नंबर 3 है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 का पहला चैप्टर है, उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में। तो ये हमारी क्लास नंबर 3 है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इन ग्राम्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास वन एटम ऑफ C12 है, तो हम लोग इसका मास निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि हम लोग क्या मानते हैं कि हमने जो मतलब ये माना है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जिससे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो 1 मोल, ठीक है, ऑफ C12 एटम्स मतलब Na नंबर हो जाएगा उसका, ठीक है, और उसका मास क्या होता है, एग्जैक्टली 12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास C12 जो आइसोटोप है, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग 1 मोल ले और 1 मोल में Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, तो हम लिख सकते हैं Na एटम्स ऑफ C12। इसका मास कितना है, इसका मास 12 ग्राम है। ठीक है, ये सब मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर और भी टेक्निक्स होती हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रोमेट्री ऐसे करके जो हमारे पास पूरा डिसिप्लिन है, ठीक है, वो हमें अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और भी डिफरेंट हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो हमें पढ़ना है। जब हम 12 के बाद अगर इस फील्ड में कंटिन्यू करते हैं तो हमें ग्रेजुएशन में इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। पर अभी हम लोग ये देखते हैं कि हमने ये कैलकुलेट किया है कि Na एटम्स ऑफ C12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जो वैल्यू होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट का, एटम्स ऑफ C12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, अब हमें एक एटम का मास चाहिए, तो एक एटम का कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय, इसको इधर ले आएंगे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। ठीक है, अब बस इसका कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 1.99 है ना, इंटू, क्योंकि ये लगभग 6 2s are 12 लेकिन डिनोमिनेटर 6 से ज़्यादा था तो आंसर 2 से कम आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया तो आपका आंसर कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से थोड़ा कम, तो ये 1.99 के अप्रॉक्स आएगा। तो 1.99 इंटू 10 टू द पावर, और ये 23 ऊपर चला जाएगा तो -23 ग्राम। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इज 1.99 इंटू 10 टू द पावर 23 -23 ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन था। अगला हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस पोस्टुलेट्स में हमें बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड है या रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन अच्छे से हमें पढ़ना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बिलो। ठीक है, तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी, तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, तो उसमें से एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है एटॉमिक थ्योरी का। स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो ये आपको खुद दिया हुआ है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एक स्टेटमेंट था, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। तो कौन सा लॉ इस स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और मोर देन वन करेक्ट है। देखते हैं हम लोग। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो हमारा मास है वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है, जब फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, तो ये क्या है, ये रिलेटेड है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये भी रिलेटेड है, क्योंकि ये भी बोलता है जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के संग कंबाइन करता है, तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले तो फिक्स्ड रेशियो में, उन दोनों का दूसरा स्पेसिफिक एग्जांपल ले तो भी फिक्स्ड रेशियो में।
फिर जब दोनों को एक साथ ले तो एक का फिक्स मास, दूसरे का जो मास होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है, तो ये इससे कनेक्टेड है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ये भी कनेक्टेड है। और हमारा डी क्या है, एवोगैड्रोस लॉ, तो एवोगैड्रोस लॉ हमारा कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो कई बार जल्दबाजी में हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं बी और सी आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निगेटिव में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, ठीक है। तो ये दोनों रिलेटेड नहीं है तो आंसर ये होंगे, और ये रिलेटेड है तो ये नहीं होंगे। कई बार हम लोग नॉट और लैंग्वेज में थोड़ा सा गलती कर जाते हैं और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर मोर देन वन करेक्ट था, तो आंसर हमारा बी और सी हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस, ठीक है। यूनिट के कुछ क्वेश्चंस हमें ध्यान रखने, जब हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाते हैं तो एंड में यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, मोर देन वन करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस, इनमें से कौन सा टर्म हमारा यूनिटलेस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोलैलिटी, ठीक है। तो हमारा जो मोलैलिटी है इसकी यूनिट होती है मोल्स, है ना, पर केजी, ठीक है। अगला है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी की भी यूनिट हमारे पास होती है मोल्स पर लीटर या मोल पर लीटर, क्योंकि सिंबल मोल होता है उसमें प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, अगर सिंबल हम लोग लिखेंगे MOL तो। फिर मोल फ्रैक्शन, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हमारा यूनिटलेस होता है। तो जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है ये हमारा यूनिटलेस होता है, तो इसकी यूनिट नहीं होती है। उसके बाद मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज भी हमारा क्या होता है, मास बाय मास इंटू 100, ठीक है। तो मास ऑफ गिवन, जिसका मतलब जिसका हमें निकालना है मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर ग्राम ग्राम होगा या केजी होगा, मिलीग्राम मिलीग्राम होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100% होता है, तो ये भी हमारा यूनिटलेस होता है। तो जो मास परसेंटेज होता है वो भी हमारा यूनिटलेस होता है। तो क्वेश्चन है कि कौन सा यूनिटलेस होता है, तो हमारा सी और डी हो जाएगा, ये भी आपका मोर देन वन करेक्ट था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, what will be the molarity of the solution which contains 5.85 ग्राम of NaCl पर 500 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें बस हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, what will be the molarity of the solution which contains 5.85 ग्राम of NaCl। तो मास ऑफ NaCl, ये NaCl हमारा सॉलिड है, ये सॉल्यूट है हमारे पास, तो इसका मास है 5.85 ग्राम, और उसके बाद 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 500 ml है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे मोलैरिटी हमारे पास। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास बाय मोलार मास 5.85 ग्राम, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसका मास होता है 58.5 ग्राम होल डिवाइड बाय 500 ml, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग लीटर में, ये सब का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.2 मोल पर लीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इफ 500 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन। तो ये केस ऑफ डाइल्यूशन है। केस ऑफ डाइल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, इफ 500 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन, तो शुरू में 500 ml है और 5 मोलर है, तो ये हमारा 5 मोलर हो गया और ये हमारा 500 ml हो गया, ठीक है। ml ले आप यहाँ पर मोलर भी यूनिट ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन, तो ठीक है यहाँ मोलर हम लोग यूनिट ले लेते हैं ताकि आंसर में भी हमारा यूनिट आ पाए। तो मोलैरिटी हमें पता नहीं है तो M2 मान लेते हैं, और उसके बाद वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कितना है 1500 ml, तो 1500 ml, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट चेंज मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द मोलर इफ 500 ml, तो 500 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 मोलर, तो 1500 मोलर, व्हाट विल बी द मोलैरिटी। तो M2 हमें कैलकुलेट करना है, इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो M2 का आपको डेफिनेट आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1.66 मोलर, ये कैंसिल होगा तो आपका मोलैरिटी मोल पर लीटर में आंसर आ जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज विद यूनिट। तो यूनिट है तो इसको आप हम लोग देख लेंगे PDF में ही। तो मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, मोल का, मोलैरिटी, प्रेशर, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, डेंसिटी, मास,
इन सब के यूनिट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये बार बार यूज होंगे और कॉमन यूनिट्स हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस क्लास का। वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, विल द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, ये दिया हुआ है। क्या मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन अफेक्ट होगा, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जनरली कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए, मोलैलिटी और मोलैलिटी के लिए। तो मोलैलिटी हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है क्या, मास बाय मास, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पर, नीचे भी आपका मास है। लेकिन मोलैलिटी देखें तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो मोलैलिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम भी है, तो ये अगर चेंज करेगा टेम्परेचर के संग तो इस फॉर्मूला में ये चेंज कर रहा है, डिनोमिनेटर चेंज किया, तो ये जो मोलैलिटी आपका फ्रैक्शन है तो ये भी आपका क्या करेगा, चेंज करेगा। तो क्वेश्चन था वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, विल द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा मोलैलिटी चेंज नहीं करेगा, नो मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर सिंस मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर, तो मास आपका चेंज नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं और अगली वीडियो से हम लोग केमिस्ट्री 11.1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इन ग्राम्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग। इट इज़ नोन दैट 1 मोल ऑफ C12 एटम weighing 12 ग्राम कंटेन Na नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो अगर हम 12 ग्राम C12 एटम लें तो Na नंबर ऑफ एटम्स होगा, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, कि Na एटम्स अगर हम लोग लें तो उसका मास 12 ग्राम होगा, या जो 12 ग्राम कार्बन 12 है, ठीक है, उसमें Na नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अच्छे से उसको बताया गया है कैसे हमने डिराइव किया या क्या हमने पहले सोचा फिर कैसे आगे बढ़े, तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Na एटम्स हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, है ना, प्लूरल हो जाएगा। Na एटम्स ऑफ C12 इज इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ देखिए Na का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C12, 12 ग्राम। तो 1 एटम ऑफ C12 आपका हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, दैट इज 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बिलो। वन ऑफ द स्टेटमेंट क्या है? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट रिलेटेड। जल्दबाजी में कई बार हम लोग रिलेटेड पढ़ लेते हैं, पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये रिलेटेड नहीं है और एवोगैड्रोस लॉ रिलेटेड नहीं है, तो आंसर बी और सी हो जाएगा। ये आपका मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो लॉज नॉट रिलेटेड, सो ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग क्वेश्चंस। लॉज नॉट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एवोगैड्रो लॉ, ए और डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस। फिर से मोर देन वन करेक्ट है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है इनमें से कौन सा टर्म्स हमारा यूनिटलेस है। मोलैलिटी का यूनिट होता है, मोलैरिटी का भी होता है, मोल फ्रैक्शन का नहीं होता है, मास परसेंटेज का नहीं होता है। मैं वही पूछा यूनिटलेस, जिसका यूनिट नहीं होता है, तो ऑप्शन सी और डी हो जाएगा। फिर से मोर देन वन करेक्ट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो मोलैलिटी का यूनिट है, मोलैरिटी का भी है, मोलर या मोल पर लीटर आप लिख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज का नहीं है, तो सी और डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। हमारा सॉल्यूट हो गया पर 500 ml, हम सॉल्यूशन मान सकते हैं 500 ml। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो यहाँ पर NaCl है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करिएगा तो 0.2 मोल पर लीटर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इफ 500 ml ऑफ अ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। ये एनसीईआरटी
एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, केस ऑफ डाइल्यूशन है इसमें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर आपका सेम रहेगा, चाहे आपका ये सॉल्यूशन हो या 1500 ml वाला सॉल्यूशन हो। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम इस तरह से आपका मतलब चेंज होगा, ठीक है, ताकि आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आपका सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन सेकंड सॉल्यूशन। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा mv, तो n1 m1v1 और m2 m2v2, ठीक है, दोनों सेम है, n1 इक्वल टू m2, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये हमारा केस ऑफ डाइल्यूशन भी इसे कहते हैं। तो 5 मोलर 500 ml मोलैरिटी के साथ यूनिट के साथ ले रहे हैं, 1500 ml कैंसिल होगा, हम लोग जनरली दिखाते नहीं है कैंसिल करके। तो यहाँ पर m2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.66 मोलर। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ विद यूनिट्स। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ और यहाँ यूनिट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मोलैरिटी हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, मोलैरिटी आपका हो जाएगा मोल पर लीटर। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। मोल, देखिए ये मोल है और ये मोल है, ठीक है। अगर मोल का प्लूरल बनाना है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मोल या मोल्स, ठीक है। पर यूनिट में कभी प्लूरल नहीं लिखते हैं, जैसे केजी को केजीज कभी नहीं लिखते हैं। जब पूरा लिखते हैं किलोग्राम्स तो एस लगा सकते हैं, ग्राम लिखेंगे तो एस लगा सकते हैं, हम लोग जीएस ऐसे नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, मोल्स नहीं होगा, MOLS नहीं होगा, MOLES होगा जब हम लोग ये टर्म यूज़ करेंगे। यूनिट में हम लोग प्लूरल नहीं करते हैं। मोलैलिटी का हो जाएगा मोल पर केजी या मोलल भी होता है। प्रेशर का पास्कल होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आपका वही दिया हुआ है। वैसे प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स पढ़ने, ATM हो गया, बार हो गया, किलो बार हो गया, ठीक है। इन सब के कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनरली यही यूज़ होते हैं, पर यहाँ पर प्रेशर का ऐसा यूनिट दिया था पास्कल, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और डेंसिटी का ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर ml, और मास का आपका केजी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन है विल द मोलैलिटी, है ना, मोलैलिटी सुनने में ऐसा लगता है, कई बार हम लोग अच्छे से नहीं देखे तो हम लोग समझ कुछ और लेते हैं, लिखा कुछ और होता है। ऐसा कई बार हमारे साथ होता है, जब ध्यान हल्का सा भटकता है तो सबकॉन्शियसली हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ के या लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है इन सब में। तो विल द मोलैलिटी of the solution be affected by the temperature, give reason for your answer। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो नो, मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर सिंस मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर। मोलैलिटी आपका मास होता है, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर या मास बाय गिवन मास, मोलर मास ले सकते हैं। दोनों ही टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है, और नीचे आपका तो मास है ही डिनोमिनेटर में, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो वो अफेक्ट नहीं होता है ना। लेकिन जो मोलैरिटी होता है उसमें आपका डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होता है जो आपका अफेक्ट हो जाता है, तो इस कारण आपका मोलैरिटी डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर में। वो एक फ्रैक्शन है, रेशियो है, तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज होगी तो मोलैरिटी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो मोलैरिटी अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर मोलैलिटी पूछा है, ठीक है, तो मोलैलिटी आपका अफेक्ट नहीं करेगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन है, आप चाहें तो एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे।